नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने द्विवेदी युग के 20 प्रश्न किए हैं, तो उससे आगे हम आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है? तो वैदेही वनवास नामक काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। ठीक है, चलिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो ये नहीं है हमारी विचित्र विवाह। ठीक है, जबकि वैदेही वनवास, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे, ये जो है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। जबकि जो हमारी विचित्र विवाह है वो आती है हमारी किसकी? रामचरित उपाध्याय जी की रचना है। विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवधूत, देव सभा, ये सारी किसकी है? रामचरित उपाध्याय जी की है। और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट रचना है, वो है रामचरित चिंतामणि, है ना। और बाकी सारी जो हमारी ये थी हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ही है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किसे है? तो ये हमारे प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये पंक्ति है और ये प्रिय प्रवास से ली गई है। ठीक है, चलिए। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बिल्कुल यही है। चलिए, फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का संपादन किया था। ठीक है, उसमें वो लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। यानी कि जो हमारा ये है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, ये सही हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये हमारे द्विवेदी युग जी हो जाएगा। द्विवेदी युगीन साहित्य की किस कृति की किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो जो हमारे द्विवेदी युग का साहित्य है, कौन सी प्रवृत्ति नहीं पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो देखो, गद्यात्मकता थी, वैचारिकता भी थी, इतिवृत्तात्मकता भी थी, जबकि काव्यात्मकता नहीं थी। ठीक है, काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, प्रमुखता बोला है ना, शेष द्विवेदी की प्रमुखता है। भारत भारती का प्रकाशन कब है? तो 1912। ये जो है मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश में के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी और लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उत्तर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी का कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान है। उन्होंने 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, एक न्यू क्वेश्चन मिल गया कि भारत भारती कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। ठीक है, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। ठीक है, गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण भी प्रदान किया गया है। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। तो इन्होंने क्या किया है? उर्मिला विषय के बारे में इन्होंने लिखा है साकेत में, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और उर्मिला का जो 9वां सर्ग है वो उर्मिला से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, टिकट भट्ट, गुरुकुल किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैताली, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जुन विसर्जन। ये आ गया हमारे पास काबा करबला तथा साकेत, जो कि एक महाकाव्य, ये हमारी मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार।
यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नामक 3 नाटक, प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक से में प्रकाशित होती थी और बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। चलिए, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो राष्ट्रीय भावना। राजपूती आन की कथा है रंग में भंग 1909। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो वो नहीं, हमारी कृषक क्रंदन। ठीक है, कृषक क्रंदन इनकी नहीं है, जबकि सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत ये सारी किसकी? हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जबकि कृषक क्रंदन जो है हमारे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर एक त्रिशूल नाम से भी ये लिखते थे। जो राष्ट्रीय परक रचनाएं होती थी वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। ठीक है, तो ये कृषक क्रंदन किसकी है? हमारे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीतिका छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। तो जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक ग्रंथ सर्ग कौन सा है? तो हमने अभी बात की थी उर्मिला के बारे में, मेन इनका वो था, तो नवम सर्ग में है, तो ये हमारा डी नवम इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत जो साकेत महाकाव्य है, नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग है, जिसका रचनाकाल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला ही है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया, किंतु महाकवि रविंद्रनाथ ने बंगला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्येर उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की और ध्यान आकृष्ट किया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू कर दिया। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो वो लक्ष्मण और उर्मिला के विकास से। ठीक है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है साकेत। इसकी कथा साकेत यानी कि जिसका अर्थ होता है अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। ठीक है, उर्मिला विषयक उदासीनता द्विवेदी जी का। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, तो वो किया है हमारे साकेत में उर्मिला। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये अगर हम बात करें प्रतिनिधि कवि द्विवेदी युग के, तो वो आएंगे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी आ जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है
कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी है। तो दोस्तों, आज हमारा द्विवेदी युग भी कंप्लीट हो चुका है। कल आपको छायावाद पर जो इसमें महत्वपूर्ण, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो कल कल की वीडियो में मिलेंगे। तो धन्यवाद।